हिंद बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं आपको नेशनलिज्म इन इंडिया खत्म करवा चुकी हूँ, आज हम नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। नेशनलिज्म इन यूरोप में मैं आपको थोड़ा सा नेपोलिक कोड बता दूंगी, उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, फिर यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, फिर नेशनलिज्म फीलिंग देखेंगे और उसके बाद हम इंपीरियलिज्म के बारे में आज जानेंगे। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। बच्चों, जैसे कि आप सबके एग्जाम्स पास आने वाले हैं तो आपको बहुत सारे डाउट्स भी होंगे। तो अनअकैडमी अपना एक नया फीचर लेके आया है जिसका नाम है अनअकैडमी आस्क अ डाउट। आप क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के अपने कोई भी डाउट्स इस ऐप पे पूछ सकते हैं। आप किसी भी टाइम पे अनअकैडमी आस्क अ डाउट पे कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। आपको हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस मिलेंगे और आपको इसके लिए कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। अब आपको ये सोचेंगे आप कि इस एप्लीकेशन को आपको यूज कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद आस्क अ डाउट पे क्लिक करना है। आपको अपने डाउट का फोटो या स्क्रीनशॉट जो भी आप शेयर करना चाहें आप वो शेयर करें और अपना वो पिक्चर आप पोस्ट कर दें। आपको अपना क्वेश्चन क्रॉप करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है, जिस भी सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन है। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद आपको हाई क्वालिटी सॉल्यूशन मिल जाएगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। जब आप ये अनअकैडमी का ऐप यूज करेंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन की इमेज भेजनी है। ये नहीं कि आप एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन भेजते हैं। इमेज जो है आपके क्वेश्चन की वो ब्लर नहीं होनी चाहिए या हैंड रिटन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप अनअकैडमी पे न्यू यूजर हैं तो आप इस रेफरल कोड को यूज करके, जो कि AC लाइव है, फ्री क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पे न्यू यूजर हैं तो आप इस रेफरल कोड को यूज करके 10% ऑफ भी ले सकते हैं। रेफरल कोड है AC लाइव। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ टॉपिक्स आपके हमारे इसी चैनल में है भी, लेकिन मैं आपको मेन जिससे क्वेश्चंस आते हैं ये आपका 5 मार्क्स का टॉपिक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अगर आपने ये दोनों पढ़ लिए अच्छे से तो यूरोप का 10 मार्क्स का ये चैप्टर आना है 5 मार्क्स पक्के। तो इसमें हम देखते हैं कि होता क्या है। जैसे कि नेपोलियन के टाइम पे क्या हुआ था, नेपोलियन ने एक नेपोलिक कोड लॉन्च किया था जिसमें वो अलग अलग था। तो वो डेमोक्रेसी से मोनार्की की तरफ, मतलब कि लोग लिबरलिज्म की मांग कर रहे थे, आजादी चाह रहे थे, लेकिन नेपोलियन क्या करता है, लोगों को दोबारा से मोनार्की की तरफ लेके चला जाता है। लेकिन लोग मोनार्की में भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें राइट्स मिल जाते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स मिलता है, वेइंग स्केल मिल जाता है कि नाप तोल सकते हैं वो अपने हिसाब से, कस्टम ड्यूटीज, ट्रेड बैरियर्स, ये सब नेपोलियन हटा देता है तो लोग काफी खुश होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स देखोगे। उसके बाद जितनी भी चेंजेस नेपोलियन लाया होता है अपने फ्रांस में, उन सबको चेंज कर देते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल में, मेटरनिक जिसको लीड कर रहा होता है। उसके बाद ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया, ऑस्ट्रिया, ये सब कुछ पार्ट्स जो हैं अपने अंडर ले लेते हैं और रूल करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद जर्मनी जो है वो अपने लिए नेशनलिज्म की फीलिंग्स लाता है, आज़ादी लड़ता है ओटोमन एम्पायर से। उसके बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपॉल होती है, वहाँ पे जो है आपका ग्रीस आज़ाद हो जाता है। उसके बाद लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक क्योस मचा होता है कि सब छोटे छोटे पार्ट्स में बटे हुए हैं, कोई एक प्रॉपर रनिंग सिस्टम नहीं है, कोई गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है। तो इसलिए लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया कि मेकिंग ऑफ नेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो है यूनिफिकेशन होगा जर्मनी का और इटली का। जर्मनी जो था ये ज़्यादातर था प्रुशिया से डोमिनेटेड था, ये प्रुशियन किंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेशन करते थे। और जब ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात हुई, मतलब कि एकीकरण की बात हुई, तो क्या हुआ कि जो ये जंकर्स थे, ये बड़े लैंडलॉर्ड्स को बोलते हैं जंकर्स, उन्होंने वहाँ की जो मोनार्क्स थे वो और लोकल मिलिट्री वो पहले बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थी। लेकिन ओटोवन बिस्मार्क के बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको फादर ऑफ बोला जाता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी।
जर्मनी के यूनिफिकेशन का फादर किसको बोला जाता है? बिस्मार्क को बोला जाता है, ओटो वन बिस्मार्क का। ये यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे था। ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा एग्जाम में 1 मार्क में, फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या करता है ये ओटो वन बिस्मार्क? ये पर्शियन आर्मी से ना हाथ मिलाता है, पर्शियन आर्मी से हाथ मिलाता है। उसके बाद ये अपनी लड़ाई शुरू करता है। 7 साल तक ये लड़ाई लड़ता है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और इटली से। इन तीनों का आप नाम याद रखोगे, डेनमार्क और इटली। इनसे लड़ता है किसके हेल्प के थ्रू? तो पर्शियन आर्मी के थ्रू। पर्शियन आर्मी प्लस ओटो वन बिस्मार्क, ये लोग मिलके लड़ाई करते हैं। लड़ाई क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि इनको क्या करना होता है, जर्मनी के जो भी छोटे छोटे स्टेट्स थे, छोटे छोटे पार्ट्स में जो भी डिवाइडेड था, उन सबको एक करना था, जर्मनी को यूनाइट करना था। ये था इनका मेन मोटिव। ये सब हो जाता है। उसके बाद ना पर्शिया आप देख रहे हो कि प्रुशियस पे बहुत ही ज्यादा रूल करे जा रहा है। तो प्रुशिया का जो किंग होगा वो था विलियम। विलियम क्या करेगा? वो बोलेगा कि अब जर्मनी का जो है मुझे राजा बना दो। और ये यूनिफिकेशन का प्रोसेस देखो स्टार्ट कब हुआ था? तो 1848 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी स्टार्ट होता है, मतलब कि जर्मनी का एकीकरण होना शुरू होता है। उसके बाद विलियम वन जो है वो बोलता है जनवरी 1871 में, 1871 में विलियम वन विलियम फर्स्ट को जो है जर्मनी का किंग डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन तक किंग नहीं होता, क्योंकि ये बस मन को दिलासा देने के लिए और इनको खुशी देने के लिए कि हाँ तुमने हमारी बहुत हेल्प करी लड़ाई में, तो जो प्रुशिया का किंग था उसको बना देते हैं कुछ टाइम के लिए राजा। लेकिन ठीक 10-15 दिन बाद ही 18 जनवरी 1871 को एक मीटिंग होती है वर्साइल पैलेस में। वर्साइल पैलेस में जो मीटिंग होती है वो भी एक जगह पे होती है जिसका नाम है हॉल ऑफ मिरर्स। वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है और जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं आर्मी के या वहां पे रूलिंग पार्टी के, ये ओटो वन बिस्मार्क, ये सब वहां पे जाते हैं, एक मीटिंग करते हैं। और उसके बाद उस मीटिंग में ये निकलता है कि जो केसर विलियम वन है वो है अब जर्मनी का नया रूलर। मतलब कि अब जर्मनी पे वो रूल करेगा और जर्मनी के जितने भी पार्ट इधर उधर गए थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल में वो सब आ जाएंगे एक साथ। केसर विलियम ये करेगा अब जर्मनी पे रूल। तो ये तो था आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स ये है, ओटो वन बिस्मार्क याद रखना है आपको और केसर विलियम वन ये याद करना है। फाइनली ये रूल कर जाएगा। स्टार्ट कब होता है? 1848 में स्टार्ट होता है और रिस्टैब्लिश कब होता है? तो 1871 में जाके होता है, 18 जनवरी। इतना आप सबको समझ में आ गया? तो अब मैं बढ़ती हूं आगे। अब आगे देखते हैं। आगे अब हम इटली की बात करेंगे। जर्मनी में ज्यादा झगड़ा या ये सब नहीं था, जर्मनी ज्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं थी। लेकिन जब हम इटली की बात करते हैं, इटली का आप शेप देखो तो इटली का जो शेप है वो कुछ इस तरीके का है, जिसको बूट शेप्ड वो भी बोलते हैं, नेशन बोलते हैं ना इसको, इटली को। ये 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। यहाँ पे था सदर्निया और पिडमाउंट, ये रहा सदर्निया और पिडमाउंट था, जो कि था इटालियन एम्पायर के अंडर। अब इटालियन एम्पायर में रूलर कौन था? तो वो था आपका इमैनुअल वन। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे सदर्निया और पिडमाउंट लिख रही हूँ मैं। उसके बाद जो नॉर्थ का हिस्सा था, ये वाला पार्ट जो था बेटा, ये था आपके पास हैब्सबर्ग डायनेस्टी के पास। अब ये हैब्सबर्ग डायनेस्टी कहाँ पे थी? तो ये थी ऑस्ट्रिया और हंगरी की।
और बीच में जो इटली में मजे ले रहे थे असली इटली के, वो थे पोप। अब आप सोचोगे ये पोप कौन थे, तो ये पोप था नोबल क्लर्जी, जो वो जीसस क्राइस्ट वाला एक ग्रुप था ना, जिसको टैक्सेस भी जाता था। आपने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के पढ़ा होगा, जब नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करनी थी तो टैक्सेस कहाँ कहाँ पे जाते थे, आपके 9th क्लास की एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो ये वाला मतलब सेंटर का पोर्शन देखो पोप के पास है, और ये क्या करेगा, ये सुप्रीम पावर को एंजॉय करेगा यहाँ पे। उसके बाद जो ये साउथ का पोर्शन बचता है इटली का, ये था आपके बॉर्बन डायनेस्टी के पास। ये बॉर्बन बिस्किट नहीं है, बॉर्बन डायनेस्टी है। अब आप देख रहे हो इटली कैसे कैसे बटा हुआ है, छोटे 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 हिस्सों में बिल्कुल बटा हुआ है। तो इसको अब यूनाइट करने का मतलब कि इसको अब एकीकृत करने के लिए कोई तो सामने आएगा। जैसे जर्मनी को करने के लिए सामने आया था कौन, ओटो वन बिस्मार्क। तो वैसे ही अब इटली का यूनिफिकेशन होगा। इटली को यूनिफाई करने के लिए अब आएगा मजीनी। मजीनी जो था ये यंग इटली का सोशल क्लब का मेंबर भी था। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको आगे क्या क्या होता है। इटालियन रिपब्लिक का ये पार्ट था, जो कि अब इटालियन रिपब्लिक चाहिए तो, लेकिन किसको चाहिए, मेजीनी का ये आइडिया होता है। और मेजीनी को फादर ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन बोला जाता है। अगर आपसे जर्मनी का पूछेंगे तो बिस्मार्क, इटली का पूछेंगे तो मजीनी, ये आप सब याद रखेंगे। उसके बाद अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली होगा कैसे, तो मजीनी जो है ये इमैनुअल सेकंड, जो कि किंग है किसका, सदर्निया और पिडमाउंट का, इसको बोलेगा कि आपके पास 2 स्टेट्स तो हैं। अब आपके पास 2 स्टेट्स हैं तो आप बाकी को कैप्चर करना शुरू करो। अब इमैनुअल 1 जो था, E1 लिख रही हूं मैं, इमैनुअल 1 भी है, ये खुद से नहीं करेगा। ये भी अपने किसी अब राजा थोड़ी ना जाएगा कि जाके अरे यार चलो इटली को मिलाते हैं, ऐसे तो करेगा नहीं। तो कबूर नाम का एक आदमी था। अब ये कबूर कौन है, ये इसका चीफ मिनिस्टर था। तो ये कबूर को बोलेगा कि हमें इटली का यूनिफिकेशन करना है। देखो बात करी मजीनी ने बोला इमैनुअल को, इमैनुअल ने बोला कबूर को, और अब कबूर भी बोलेगा किसी को। अब कबूर किसको बोलेगा, गरिबल्दी को। ये सब नाम याद रखना है। ये रेड आर्मी का हेड होता है, इसके पास अपनी आर्मी होती है। और रेड आर्मी में काम कौन कर रहे होते हैं, पीजेंट्स, वर्कर्स, जो बहुत ज्यादा परेशान या फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनको मिला के ये अपनी आर्मी बनाता है। और ये गलीवर्दी जो है ये इसके सोसाइटी का मेंबर भी होता है। जो ये सोसाइटी बनाता है ना अपने सीक्रेट सोसाइटी मजीनी, उसका मेंबर भी होता है गरिबल्दी। तो अब ये लोग मिलके धीरे धीरे अब लड़ाई करना या बात करना शुरू करेंगे। तो ये लोग नॉर्थ का एरिया पे तो अटैक करके नॉर्थ का एरिया ले लेते हैं, साउथ का एरिया भी ले लेते हैं, लेकिन ये जो सेंटर का एरिया होता है ना पोप वाला, इसको होता है फ्रांस का सपोर्ट, सपोर्टेड बाय फ्रांस। ये मैं लिख देती हूँ। सेंट्रल पार्ट ऑफ Italy was supported by France. बेटा फ्रांस सपोर्ट कर रहा है, फ्रांस की आर्मी थी स्ट्रॉन्ग। तो ये कबूर और गरिबल्दी ने मिलके क्या किया, फ्रांस को बोला कि अगर तुमने अपनी आर्मी का सपोर्ट इन पोप वाले पार्ट से नहीं हटाया ना, जो कि
पोप का पार्ट था, मतलब कि क्लर्जी यहाँ पे रूल करती थी सेंट्रल पार्ट में इटली के। बोला कि अगर तुम ये नहीं हटाओगे यहाँ से अपना आर्मी तो हम कर देंगे फ्रांस पे अटैक। अब फ्रांस इटली से थोड़ा छोटा है क्योंकि फ्रांस के पास देखो ये दोनों तो इमैनुअल के पास पहले से ही थे, ठीक है। नॉर्थ वाला पोर्शन वो ले लेगा, साउथ वाला पोर्शन वो ले लेगा, उसके बाद सिर्फ बच रहा होता है सेंट्रल का पार्ट। तो सेंट्रल, अब फ्रांस जो है वो खुद भी अपना नेशनलिज्म में लगा हुआ था, अभी नया नया तो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, अब वो दूसरे कंट्री के लिए क्यों अपना दिमाग खराब करे। तो फ्रांस की आर्मी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। जैसे ही फ्रांस की आर्मी अपना सपोर्ट वापस लेगी, पोप जो है वो झुक जाएंगे। इनके पास अपनी आर्मी होती नहीं और कितने ही लड़ लेंगे क्लर्ज और चर्च वाले, होली गॉड होली फादर करते हुए, नहीं लड़ पाते ये इनसे। आर्मी देखो कितनी सारी है यहाँ पे, तो ये लड़ नहीं पाए, ये अपना पार्ट सेंट्रल दे देंगे और उसके बाद इटली का जो है यूनिफिकेशन हो जाएगा। अब इटली का यूनिफिकेशन होगा 1861 में। कब होगा? 1861 में। जैसे विलियम केसर बन गया था जर्मनी का किंग, वैसे यहां का बन जाएगा इमैनुअल। इमैनुअल फर्स्ट, ये बन जाएगा पूरे अब इटली का किंग। ये थी आपकी यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी। अब आपका यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन भी है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे होता है और ब्रिटेन को यूनिफिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। यूनिफिकेशन ऑफ इटली जर्मनी हमने कर लिया है, अब हम यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन देख रहे हैं। अब ब्रिटेन को यूनिफिकेशन की क्या ज़रूरत आ गई? ब्रिटेन तो वैसे ही सुप्रीम पावर्स में था, तो ब्रिटेन ने सोचा कि ये लोग तो अपना यूनिफिकेशन कर रहे हैं, चलो क्यों ना मैं आसपास के कंट्रीज पे हाथ मार लूँ। तो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन और कुछ नहीं है, दूसरी कंट्रीज को जबरदस्ती अपने अंदर हथियाना है। अब आप ये देखो कि ब्रिटेन जो है वो किन किन कंट्रीज को अपने अंदर हथियाता है, मतलब कि लेता है। तो अगर आप अभी द ग्रेट ब्रिटेन देखोगे तो उसमें 4 कंट्रीज आती हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। इन चारों को मिलके ग्रेट ब्रिटेन बना हुआ है। तो इन्हीं चारों का यूनिफिकेशन इस टाइम पीरियड पे हम देखते हैं कि कैसे कैसे यूनिफिकेशन होगा। तो एथनिक ग्रुप्स थे बहुत सारे। एथनिक ग्रुप्स क्या होते हैं? जैसे आप कहीं शादी में जाते हो या पार्टी में जाते हो, बोलते हो ना मैंने आज एथनिक वेयर किया, मतलब कि जो भी ट्रेडिशनल या रीजनल कपड़े होते हैं, लैंग्वेजेस होते हैं, आप जिससे अपने दिल से जुड़े होते हो, वो वैसे ग्रुप्स थे जिनको वेलिश, स्कॉटिश और इरिश बोला जाता था। तो इनका अपना अपना कल्चर था। तो सबसे पास पड़ता है ब्रिटेन के वेल्स। तो वेल्स को जाके ब्रिटेन डोमिनेट कर देता है और बोलता है कि या तो मेरे अंडर आ जाओ, नहीं तो मैं अटैक कर दूंगा। तो वो शांति से बेचारे चुपचाप वेल्स मिल जाता है। इसमें उनके एथनिक ग्रुप्स के भी राइट्स जो है उसको डोमिनेट करेगा ब्रिटेन। इसके बाद क्या होगा? अब वेल्स तो मिल गया, अब एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में आएगा। इस एक्ट के अंदर होता क्या है? ये एक्ट हुआ था किस किस के बीच? तो इंग्लैंड के बीच में और स्कॉटलैंड के बीच में। तो इस एक्ट में ये था कि स्कॉटलैंड जो है वो अपने नेटिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकती, अपने ट्रेडिशनल कपड़ों का, ट्रेडिशनल चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकती, और ये एक्ट जो है फोर्सफुली स्कॉटलैंड पे डाला गया था, नहीं तो इंग्लैंड जो है इन पे अटैक कर देगा। इसके बाद अब आयरलैंड, आपका ब्रिटेन कुछ इस टाइप का और यहाँ पे आयरलैंड है। तो ये वाला पार्ट है आयरलैंड का, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये अभी ग्रेट ब्रिटेन में आता है। यहाँ पे वेल्स है, यहाँ पे आपका स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, और ये वाला पार्ट ये आयरलैंड, ये आपका है स्कॉटलैंड और ये है इंग्लैंड। ये पार्ट्स हैं आपके ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। तो जो ये आयरलैंड वाला पार्ट था, ये वाला आयरलैंड एक अलग से कंट्री भी है। बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग कि आयरलैंड का कौन सा पार्ट है इंग्लैंड के पास। तो है नॉर्थ, ऊपरी हिस्सा है ब्रिटेन के पास। तो आयरलैंड में 2 तरीके के ग्रुप्स थे। एक तो थे कैथलिक्स, ये कैथलिक्स तो हर जगह ही थे, नोबल्स, क्लर्जीज, अपना पूजा पाठ करने वाले, चर्च वाले, इनका अपना अलग ही स्वैग था। ये इस दुनिया से परे ही चलते थे, कोई टैक्स ये नहीं भरते धरती का,
ना इंग्लैंड में भरेंगे, ना इन्होंने ग्रीस जर्मनी में कहीं नहीं भरा। उसके बाद दूसरा ग्रुप जो आता है वो है प्रोटेस्टेंट्स का। प्रोटेस्टेंट्स के ग्रुप में क्या होगा, ये वही लोग होंगे जो प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज उठाएंगे किसके खिलाफ, तो आयरलैंड के जो भी किंगडम होगा उसके खिलाफ। तो किंगडम में राजा कौन था, तो ये वोल्फस्टोन था यहाँ का राजा। कहाँ का था ये राजा, तो ये था आयरलैंड का राजा। अब वोल्फस्टोन के लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो ब्रिटेन दो तरीके अपनाता था, या तो किसी की हेल्प करके, अब बहुत कोई पावरफुल है इंडिया में तो दो ही चीज़ों से वो अपनी पावर को जताता है, या तो वो सीधा जाके डोमिनेट करता है, या उसकी हेल्प कर देता है इतनी ज़्यादा कि दूसरा खुद ही उसके आगे हाथ पैर जोड़ के घूमता रहता है, यही चीज़ होती है। तो इन दोनों को, स्कॉटलैंड को और वेल्स को तो ज़बरदस्ती मतलब कि अपनी पावर दिखा के अपने अंडर ले लिया। अब आयरलैंड का क्या करेगा, आयरलैंड की करेगा हेल्प। तो यहाँ पे वैसे ही रिवोल्ट चल रहा होता है, जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं वो आयरलैंड के इस किंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इंग्लैंड को ये खबर आती है उड़ती उड़ती, इंग्लैंड पहुंचता है यहाँ पे और प्रोटेस्टेंट्स के साथ मिल जाता है। प्रोटेस्टेंट्स के साथ इंग्लैंड मिल जाता है, रिवोल्ट शुरू हो जाता है। अब रिवोल्ट किस किस के बीच में होगा, तो यही वोल्फस्टोन और इसकी आर्मी के बीच में और ब्रिटेन के बीच में, और ये प्रोटेस्टेंट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ब्रिटेन तो सुप्रीम पावर है, वैसे ही वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि उसके आगे किसी और की आर्मी खड़ी हो नहीं सकती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, जीतेगा कौन, ब्रिटेन जीत जाएगा। अब ब्रिटेन जीत जाएगा तो उसके बाद ये जो फ्रेंडली पार्ट था जिसका ये इतना मदद कर रहा था ब्रिटेन, वो खुद ही ब्रिटेन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, और इस तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन जो है वो हो जाएगा। और होता कब है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन नेशन कब बनता है, तो 1801 में बन जाता है। अब देखो ये 1801 में ही नेशन बन गए, तभी तो इधर उधर हमारे ऊपर और दूसरी कंट्रीज पे, अफ्रीका पे जाके अपना इंपीरियलिज्म दिखाएगा। अभी जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी उसमें इंपीरियलिज्म के बारे में ही बताऊंगी। इनका फ्लैग है यूनियन जैक बोलते हैं जिसको, और इनका नेशनल एंथम है ब्रिटेन का गॉड सेव नोबल वर्ल्ड। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं बिल्कुल, यूनियन जैक और नेशनल एंथम जो है गॉड सेव नोबल वर्ल्ड, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड टाइप या ट्रू और फॉल्स में आ जाता है। एक नंबर का ये आ जाता है। और आपको जो भी मैंने आज ये 3 यूनिफिकेशन कराई है, इन तीनों में से कोई एक पक्का एग्जाम में आना ही आना है। ये आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आज आपको करवाए हैं। 5 नंबर का आपके पेपर में इससे आना ही आना है। ये लेसन या ये चैप्टर आप ज़रूर पढ़ो, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर नेशनलिज्म की फीलिंग और इंपीरियलिज्म और बाल्कन वॉल्स कराऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करें, जितना हो सके उससे ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जिसको भी नीड हो उसके पास तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।